Hello, my dear student. Welcome back on Utso Online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the topic of NCERT, current electricity. Then what do you mean of current electricity? सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. What do you mean of current? Current means the rate of flow of charge per unit time. The rate of flow of charge per unit time, that is called current. Then electricity like a spark. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्पार्क. यहाँ पे हमने करंट के बारे में क्या लिखा? डी क्यू बाई डी टी. इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट देन द इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्पार्क. देन सिंसियरिटी से अगर हमें देखना हो तो, जैसे अगर हम कह दें हमारे नेचर में स्पार्क कहाँ, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ फील कर सकते हैं. जैसे बादलों का चमकना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. जब हम बोर्ड में जिसमें करंट प्रोड्यूस होती है, चार्जेस फ्लो होते हैं, हम हीटर के पिन को पिन करते हैं, सॉकेट को पिन करते हैं, तो उसमें एक स्पार्क होता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है. यह इलेक्ट्रिसिटी कहता क्या है? जब आप किसी चलते हुए चार्ज को डिस्टर्ब करते हो, जब कोई मूविंग चार्ज को डिस्टर्ब किया जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है. तो आइए हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी बातों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्लास 12th और इस बार जो मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आने वाले हैं, इट मीन्स एडिशनल क्वेश्चन भी हम सारे करा रहे हैं. प्रॉपर क्वेश्चन को कराया जा रहा है. आप लोग प्रॉपरली क्वेश्चन पे बेस्ड रहिए. एनसीईआरटी पे बहुत ज़रूरी है बेटा. और इस समय अभी आपका टॉपिक जो रिमूव हुआ है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें बेटा पेज नंबर 107 और पेज नंबर 108 आप देख सकते हो. वहाँ पे दिया गया है रिमूवेबल, जो रिमूव हुआ है हमारे टॉपिक पेज नंबर 107, 108, 109. उसमें क्या क्या टॉपिक है? उसमें टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोड जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में. कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस का रिमूव हुआ है. यह टॉपिक किस में रिमूव हुआ है? यह हमारे बोर्ड में हुआ है. अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर और हम यहाँ पे न्यूमेरिकल का एनालिसिस करते हैं. हमारा चैप्टर है 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए हैं करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से इट मीन्स इंफॉर्मेशन लेनी हो या आप टॉपिक को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय उमेश सर फिजिक्स वाले पे जाइए. वहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. ओके, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा रीड कर लिया जाए. और देखो बात यह है, जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है. तो अब तो एग्ज़ाम पास में है नीट का, इसलिए हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं. एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा आपको, वो भी डिजिटल बोर्ड पे. ठीक है, तो अब आप क्लासेस को रेगुलर करें और टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें. चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. द स्टोरेज बैटरी of a car has a EMF of 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be dropped from the battery? बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉप होगा? ठीक है, यही हमसे पूछा है. आइए हम लोग देखते हैं. हम लोग क्या देखते हैं? हमें दिया गया है बेटा, हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है EMF. EMF हमारा क्या होता है? जो हमारा वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. EMF दिया गया है. कितना दिया गया है बेटा? इसमें हमें दिया गया है सर 12 वोल्ट का दिया गया है. और हमें क्या दिया गया है? 12 वोल्ट का दिया गया है. ओके, और हमें दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ स्मॉल आर देन 0.4 ओम. 0.4 ओम. और जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट कराते हैं EMF के साथ, किसको कनेक्ट कराते हैं? रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को करंट कराते हैं, तब इसमें जो करंट फ्लो होता है आई, यही हमसे पूछा है. तो हमें फार्मूले में पता है, क्या पता है बेटा? हमें फार्मूला में पता है सर, जो हमारा करंट आई होता है यह EMF डिवाइड बाई
internal resistance, then the 12 volt divided by 0.4, it means 30 एम्पियर। 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट ड्रॉप करेगा इन दिस सर्किट। ओके, यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो कितना इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। बेटा आप लोग बुक को अपने साथ रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया गया है। अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर के साथ कनेक्टेड हैं। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर का करंट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट इज द इंटरनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, इंटरनल वोल्टेज निकालना है इस बैटरी का व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब हम क्या करते हैं सर्किट को क्लोज्ड करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हम लोग इरेज करते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड यह कहता है कि आप ये बताइए जब आपके पास सर्किट क्लोज्ड हो, इट मीन्स कंप्लीट सर्किट हो, और वह हमसे उसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, यह हमसे इसमें पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। हमें क्या क्या दिया गया है, EMF दिया गया है। EMF कितना वोल्ट का दिया गया है बेटा, EMF दिया गया है सर 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है ना, जी हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम का दिया गया है। और क्या दिया गया है बेटा हमें क्वेश्चन में और हमें दिया गया है करंट दिया गया है कितना, 0.5 एम्पियर का करंट दिया गया है। और अब जो पूछ रहा है उस टॉपिक को, इट मीन्स व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हमें बतानी है। टर्मिनल वोल्टेज किस सिचुएशन में बतानी है, हमें बताने हैं जब हम सर्किट को क्या करेंगे, क्लोज्ड करेंगे तब। पहले तो हमें रजिस्टर को फाइंड करना होगा। तो हम देखते हैं हमारा जो करंट का फॉर्म, पहले हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। सर्किट को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हम सर्किट को ड्रॉ करते हुए, ओके, यहाँ पे हमें दिया गया है EMF हमारा 10 वोल्ट का, ये हमारा दिया गया है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, और करंट दिया गया है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है I इक्वल टू बेटा, I इक्वल टू EMF R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। कैपिटल R आपको निकालना है तो आप यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू EMF बाई I। देन आप इसको रखो वैल्यू को R प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया गया है 3 इक्वल टू EMF 10 डिवाइड बाई I की वैल्यू दिया गया है 0.5। और जब आप सॉल्व करोगे इसे तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 2 जा 3 to 5 कितना आ जाएगा 520 देन 17 आ जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 3 और ये हमारा आ जाएगा 17 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, कितने ओम का, 17 ओम का। आगे अब क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है क्या, जी हाँ देख लो अरे खांसी आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, सेकंड में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू, पोटेंशियल का फार्मूला देख लो, V इक्वल टू EMF माइनस I इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इस फार्मूले में वैल्यू कितना दिया गया है, इन सब का वैल्यू हमारा सेम है। इसी में हम लोग रखते हैं EMF की वैल्यू 10 माइनस I की वैल्यू 0.5 इंटू स्मॉल r की वैल्यू 3। जी हाँ, 3 5 जो 15 मतलब 10 माइनस 1.5 और इसे माइनस करोगे 8.5 वोल्ट। ठीक, ये हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इतने का ड्रॉप होगा। आप लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपका NCERT जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा, पहली बात तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा था कि आप पहले एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस बताइए, फिर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए तब इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितने का होगा, कब, जब 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तब। ओके, आप लोग यहाँ तक इरेज कॉपी कर लीजिए। हम इरेज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले 3 को रीड कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कॉम्बिनेशन इन ए सीरीज में कॉम्बिनेशन किया गया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम 1 ओम 3 ओम और 3 6 ओम हो गया। ए पार्ट खत्म। बी पार्ट में क्या दिया गया है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितना दिया गया है बेटा, 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंस। बहुत ईजी है, आ जाओ हम इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहा होगा तभी मज़ा आता है। जब हमें समझ में आते हैं क्वेश्चंस ना, तब हमें क्वेश्चन को फील आता है। जब क्वेश्चन का फील आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेने वाले हो। 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में क्या करना है, ए पार्ट कह रहा है R1 दिया गया है 1 ओम का, R2 दिया गया है 3 ओम का, 2 ओम एंड 3 ओम एंड 4 ओम, क्या है 1 2 3 1 2 ओम एंड R3 दिया गया है 3 ओम। ओके, यही दिया गया है, देख लें एक बार। जी हाँ, यही दिया गया है। ओके, और क्या, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में R निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है, क्लास 12th के बोर्ड वाले सिलेबस से हट चुका है। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, R इक्विवेलेंट। ओके, ये हमारा 6 ओम का हो गया। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, बी पार्ट में कह रहा है अगर हम इन्हीं रेजिस्टेंस को, सभी रेजिस्टेंस को, तीनों रेजिस्टेंस को एक पोटेंशियल के साथ ना बेटा, एक पोटेंशियल ड्रॉप जो कि 12 वोल्ट का है, इसके साथ कनेक्ट करा देते हैं। आइए कनेक्ट कराते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है आई, ठीक, R1 R2 R3 सब में करंट सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल सब में चेंज होगा, V1 V2 और V3 सब में पोटेंशियल ड्रॉप होते होते जाएगा। यहाँ पे V गया, V हमारा कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है ना। अब आप क्या करेंगे, पहले अब आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस पता है और वोल्ट पता है हमें, हम करंट निकाल सकते हैं। करंट इक्वल टू V/R कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप लोग निकाल सकते हो। जी हाँ, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। तो बेटा 6/12 मतलब 2 एम्पियर की करंट टोटल फ्लो हो रही है, तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। I इक्वल टू B का ही पार्ट है, I इक्वल टू V/R, देन 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब 2 एम्पियर करंट तो सब में सेम रहेगा, करंट तो सब में सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल हर जगह ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होने का जो फार्मूला होता है, V इक्वल टू IR1, V इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। ओके, अब आप इसमें वैल्यू रखते जाओ। अब आप क्या करोगे, V1 इज इक्वल टू I की वैल्यू 2 इंटू R1 की वैल्यू 1 मतलब 2 वोल्ट, और V2 की इक्वल टू I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2 इक्वल टू 4 वोल्ट, एंड V3 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हमें पता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हम यहाँ से ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 12 वोल्ट हो जाता है। मतलब जो हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस था और 12 वोल्ट का है EMF मेरा 12 वोल्ट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का A और B पार्ट हो गया। इसमें C पार्ट भी है क्या बेटा, 3rd में C पार्ट नहीं है ना जी। सॉरी, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा,
हम लोग कर रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ए और बी पार्ट। ठीक है, आप लोग कर चुके होंगे कॉपी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्वेश्चन पकड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा बेटा। और उसके लिए आपको बस क्या करना होगा, सिर्फ बुक को रीड करना होगा। और एज ए स्टूडेंट हो तो आपके अंदर इतनी कमांड होनी चाहिए कि आपका फ्यूचर, देखो हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ को बनने में सिर्फ एक ही, हमारे लाइफ को बनने में एक ही हेल्पफुल है, जो कि है स्टडी। और स्टडी मटेरियल कंटेंट बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके लिए आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। हमारे लाइफ को संवरने के लिए एक होता नहीं है कि अगर आप किसी होम में एंट्री करने वाले हैं तो वहाँ एक गेट होता है, उसमें लॉक लगा होता है। अगर उस लॉक को खोलने के लिए आपके पास चाबी है, आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि आप अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपका वो जो की है वो है स्टडी। जिस तरह से हमारे हाउस में, अच्छे घर में बहुत अच्छे सामान रखे हों, उसमें घुसने के लिए हमें एक की यूज करनी पड़ती है और फिर हम उस घर में एंट्री करते हैं ना। उसी तरह अगर हमें लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे जाना है तो उस लेवल पे जाने के लिए जो पहला दरवाज़ा लगा है वो है, उसका की है स्टडी। जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक में, कमांड बनेगा, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर कमांड है। और कमांड जिसके पास रहेगा, भाई बाय गॉड बता रहे हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहेगा। और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो अभी तक हमने जितनी टॉपिक को पढ़ा है, अभी आप लोग पढ़ते तो रहो, देखो अभी क्या क्या मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो होता है वही अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स कॉन्सेप्ट को हमारे माइंड में क्या करता है, इमेजिनेशन क्रिएट कराता है। और उसी इमेजिनेशन की वजह से हम लोग एक दूसरे पर क्या हैं, डिपेंड हैं, जिससे हम चाहते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखें। लिखने का प्रयास बहुत कम करें, क्योंकि तुरंत सीखें, हमारे यहाँ काम तुरंत होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट दिया गया है 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम के कॉम्बिनेशन है, जो कि पैरेलल में है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो हम इतना अच्छा ट्रिक से बताएंगे ना, 2 मिनट 2 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 20 मिनट कंप्लीटेड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट के, बहुत क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सिमिलर है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी पार्ट सिमिलर, सिमिलर वही है। उसमें दिया था सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब R इक्विवेलेंट निकालना हो 1/R प्लस 1/R2 ऐसे किया जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट लिखा करो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1, डायरेक्ट करो, इससे निकालो, फिर जो R इक्विवेलेंट आए तुरंत कर लिया करो, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। टाइम को कम दें और कुछ आप लोग सीखे हैं तो उसको अप्लाई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is the found of the 117 ohm given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 के पावर -4 डिग्री पर सेंटीग्रेड। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत ईजी है। सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है बेटा, इसलिए हम लोग देखो T1 दिया है, कितना दिया है हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया है सर इसका जो रेजिस्टेंस R1 है वो दिया गया 100 ओम।
ओके, और क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन हम जरूर देखते रहें, क्वेश्चन जब तक नहीं देखोगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। यहाँ से हमको T2 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब हमें R2 दिया है कितना 117 ओम का दिया गया है। अब वो हमें रेजिस्टेंस कोफिशिएंट दिया गया है 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस, 10 के पावर माइनस कितना है बेटा, 10 के पावर सर -4 डिग्री पर सेंटीग्रेड ना, इतना दिया गया है। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है R1 R2 दिया गया है, जी हाँ। अब हमें इसमें T2 निकालना है। हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है R2 इक्वल टू ना बेटा, यही होता है हाँ, R2 इक्वल टू R1, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला होता है, ये R1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस में है क्या, नहीं, ठीक है सही, R2 इक्वल टू R1 का मल्टीप्लिकेशन R1 प्लस R1 अल्फ़ा, यहाँ पे ब्रैकेट T2 माइनस T1, ओके, ब्रैकेट से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देन R1 माइनस हो जाएगा, R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फ़ा, देन यहाँ पे T2 माइनस T1, ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू 117 माइनस R1 की वैल्यू 100 इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना है 100 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, T1 दिया है, T2 निकालनी है, T2 माइनस कितना है 27 डिग्री पर सेंटीग्रेड, ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ आएगा 17 इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 17 इंटू 10 के पावर -3 और यहाँ पे T2 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसे इस तरफ डिवीज़न करा दोगे, इट मीन्स इसे कैंसिल भी करा सकते हो, और यहाँ पे 10 के पावर 3 इज इक्वल टू T माइनस 27, अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ पे 0 0 0 प्लस माइनस इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा 27 इक्वल टू T2 ना बेटा, T2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू T2, ये हमारी T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें यह मिला है कि जब हम टेम्परेचर को बेटा क्या करते हैं, ओके, दिख रहा है नीचे, हाँ भाई देखो यहाँ नीचे दिख रहा है, कैमरे में देखो, यहाँ दिख रहा है नीचे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया गया था, एक एलिमेंट दिया गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, एक रूम है जिसका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का दिया गया है। अब वो कह रहा है कि अगर उसमें हम एक रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट 100 ओम का रेजिस्टेंस के हीटिंग एलिमेंट लगा करके रखें, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द, उस एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा जबकि उसका रेजिस्टिविटी 117 कितना 117 ओम का है, और उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इट मीन्स अल्फा 1.7 इंटू 10 के पावर -4 डिग्री पर सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमसे यही पूछ लिया और हमने बता दिया। ठीक है, उस रेजिस्टेंस का जो 117 ओम का है उसकी रेजिस्टिविटी, उसका टेम्परेचर इतना रहा होगा, कितना 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बात समझ में आ गई। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो बेटा आप लोग इसे कॉपी कर लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड, हमें बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल करते रहोगे तो अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। 6 नंबर क्वेश्चन, अ नेग्लिजिबल स्मॉल current is passed through a wire of length 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है 6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, इसमें रो पूछा है हमसे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉरी। तो हम लोग रो को फाइंड करते हैं यहाँ पे, आइए हम लोग कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
देखिए क्या क्या दिया गया हमें फिफ्थ में, तो हम यहाँ से इरेज करते हैं बेटा। जी हाँ, इरेज करते जा रहे हैं। हम इधर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को और सिक्स वाले क्वेश्चन को यहाँ भी कर सकते हैं। क्या क्या हमें दिया गया, हमें यल दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है 15 मीटर का लेंथ हमें दिया गया है बेटा 15 मीटर। एरिया दिया गया है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है, और हमें आर दिया गया है, आर इक्वल टू दिया गया है कितना बेटा 5 ओम का आर दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। तो हम लोग आर की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू 5 × ए की वैल्यू कितना दिया गया है 6 × 10⁻⁻7, देन मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 15। 5 3 जा 3, 3 2 जा 2, 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, बहुत ईजी था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये सब हलवा क्वेश्चन है, ये सब हलवा क्वेश्चन, यही टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं। लेकिन मेंस एडवांस में बेटा अगर आप एज अ नीट स्टूडेंट हैं तो आप मेंस लेवल की फिजिक्स पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। जब इंजीनियरिंग वाले टीचर आपको रिकमेंडेशन देते हैं, कमांड देते हैं कि बेटा इस टॉपिक को पढ़ लो, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है इतना क्लियर होता है, इतना फाइन होता है, इतना शार्प होता है ना मेरे भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप फिजिक्स भूल जाओगे एकदम। बहुत मज़ा आने वाला है जब आप एज जैसे जो इंजीनियरिंग टीचर हो। और वैसे तो नॉर्मली सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की एक होता नहीं है। जैसे देखो नीट स्टूडेंट के अंदर एक होता है, आप कह सकते हो कि सहनशीलता उसके पास बहुत ज़्यादा होता है, प्रिसीजन वो बहुत रखता है, लेकिन आईआईटी वाले नहीं रखते। उन्हें बस लगी रहती है कब हम एक काम करके ख़त्म करें, दूसरे के पर चलें। जैसे आईआईटी में 2 हमें चांसेस मिलते हैं, नीट में करते रहो, तो उनके अंदर वो चीज़ें मतलब 1 साल करो 2 साल करो तो आदत पड़ जाती है, हैबिट में आ जाती है, चलो करना तो है। लेकिन हमें करना है ये आईआईटी वाले सोचते हैं, हमें करना ही है ये आईआईटी वाले सोचते हैं, क्योंकि 2 सालों के बाद अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है आईआईटी में जाने की। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो टॉपिक को बस धड़ाक करते ही रहते हैं, मतलब क्वेश्चन देखे कि आंसर। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वो हर एक टॉपिक पे एनालिसिस करते रहते हैं। आप कोई टॉपिक बोल दिए, वो उनके माइंड में चलता रहता है, रूम पे पहुंचते ही पहले वही टॉपिक खोलते हैं फटाक से, हाँ तुरंत क्लियर। तो उस काम को करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईआईटी जो स्टूडेंट होते हैं उनकी माइंड जो शार्प होती है ना, यही वो अप टू डेट रहते हैं हर एक सिचुएशन में, और उनकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है। तो हम चाहते हैं कि एज अ गाइडर मैं आपको गाइड करूं कि आप टॉपिक को सीखें, लिखें ना, अप टू डेट रहिए और आप एक्टिव रहिए। सबसे पहली बात है एक्टिव रहिए, किसी भी टॉपिक को लेकर के एक्टिव रहिए। हाँ, कुछ ना कुछ जानते जरूर रहो, फिर आपको टॉपिक। देखो हमने क्वेश्चन रीड किया, मुझे समझ में आ गया, अच्छा रेजिस्टिविटी निकालनी है, फटाक से आर इंटू ए अपन एल रख दो। नहीं तो अभी डेरिवेट करते यही आर को यहाँ रखते, रो अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटाते, फिर पता नहीं क्या क्या करते, फटाक से आप करो, कहानी ख़त्म। हमें कहानी ख़त्म करनी है, कहानी बढ़ानी नहीं है। बुक ले लो, चिपकाए पड़े हो, लो चिपकाए पड़े हो, उसको लॉर्ज किए पड़े हो, लॉर्ज नहीं करना, हमें शॉर्प करना है, शॉर्ट करना है भाई। हमें सारे सिलेबस का कंटेंट कम शब्दों में चाहिए, इसीलिए हम प्रिपरेशन करने आए हैं। हमें ज़्यादा शब्द नहीं चाहिए, हमें पीएचडी नहीं करनी सर, हमें एमबीबीएस स्टूडेंट बनना है। बात समझना ध्यान से। हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं मेरे भाई। हमें सीखना है, लिखना नहीं है। बात समझना। हमें आपको क्या आता है इससे मतलब नहीं है, हमारे एग्ज़ाम में क्या आता है हमें उससे मतलब है, हमें उतना ही चाहिए। हमें आपके टैलेंट को लेकर के हमें क्या करना है भाई, आपकी टैलेंट अपने पास रखिए। सर मेरे एग्ज़ाम में जितना आए बस उतने टैलेंट मुझे दीजिए, मैं उसे आगे बढ़ाऊँ, फटाक से अपना सिलेक्शन लूँ, निकलूँ। यहाँ मुझे बदनाम चाय नहीं पीना है। बात समझना ध्यान से। टॉपिक को सीखो,
और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी टॉपिक है आपके अंदर भाई साहब बता रहे हैं जोश ला देगा। हमने बताया ना करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। करंट डू नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता, चार्जेस फ्लो होते हैं। करंट प्रोड्यूस होता है, यह गलत शब्द है, करंट फ्लो होता है। कोई आईआईटीएन टीचर से आप पूछ लीजिए जो आईआईटी किया हो, अगर वो बताए करंट फ्लो होता है तो हम जाने कभी करंट फ्लो नहीं होता, करंट प्रोड्यूस होता है भाई, हमने पढ़ा है आईआईटीएन टीचर से। ठीक है, तो आप सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीखो। हर जगह कहीं कहीं बुक में भी लिख दिया है कि करंट फ्लो होता है, नहीं, ये गलत है, करंट फ्लो नहीं होता। टॉपिक को ध्यान से रखते हुए करंट फ्लो नहीं होता। ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। इरेज करें बेटा, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग आई होप कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं और कंटिन्यूटी बना भी रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारी फैकल्टी है, और यूनिवर्सिटी से कॉल आ रहा है, आने दीजिए, ठीक है, और जो हमारी फैकल्टी है वर्क कर रही है ना आपके साथ, तो भाई साहब जो हमारे डॉक्टर शुभम अवस्थी सर हैं, बाय गॉड अब उनकी बायोलॉजी देख को तो देखो, जो भाई हमको उससे सीखना जो किया हुआ है, डॉक्टर है बंदा, देख रहे हो, उसको देख करके लग रहा है डॉक्टर है, क्योंकि वो पढ़ा भाई, सीखा है टॉपिक को, कॉन्फिडेंट है। किसी टॉपिक को पढ़ाता है तो लगता है कि वो सिखा रहा है, लिखा नहीं रहा है। जितना हमें ज़रूरत है, सबसे पहले उन्होंने यही बताया है कंटेंट में कि हमें कितना पढ़ना है, कितना ज़रूरी है, और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में। हालांकि फिजिक्स में हम नहीं कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो फिजिक्स है, वो फ्यूचर है, आपके फ्यूचर पता नहीं क्या करा सकती है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम at 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर and the resistance of 2.7 ohm at 100 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। अल्फा पूछ रहा है, लो इतना अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन T1 दिया गया है, कितना दिया गया है आइए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 T1 हमें दिया गया है, कितना दिया गया है T1 हमें दिया गया है बेटा 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या दिया गया है, और हमें T2 दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, T1 जब था तब रेजिस्टिविटी 2.1 था, R1 हमारा 2.1 ओम का था, और T2 में हमारा 2.7 का हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है देखिए, अब हमें कह रहा है कि आप कोफिशिएंट बताइए, अल्फा कोफिशिएंट बताइए। तो हमारा फार्मूला क्या था, R2 इक्वल टू R1 इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही था। आइए हमें क्या निकालना था, अल्फा निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, यहाँ पे T2 माइनस T1, आप T2 माइनस T1 को यहाँ पे इट मीन्स डिवीज़न में ला सकते हो, तो ला सकते हो यहाँ से इरेज कर दे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इरेज बेटा। ठीक, यही तो हम कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, T2 माइनस T1। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा हमें निकालना हो तब आप और कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1, यहाँ फिर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा R1 देन T2 माइनस, देखो पहले हमने क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया किसको, फार्मूले को। यही लिए मैं कहता हूँ कोडिंग, हम लोग डिकोडर हैं, एनसीईआरटी को हमने डिकोड कर दिया। अब अगर आपको अल्फ़ा का फार्मूला लाना हो, सिर्फ अल्फ़ा का फार्मूला लाना हो, इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू इट मीन्स रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस R1। बस इसी में सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो, आंसर आ गया। चलो आओ हम पुट करके आपको दिखाते हैं। R2 की वैल्यू जल्दी बताइए, 2.7 माइनस 2.1 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 2.1, देन T2 की वैल्यू 100 माइनस 27.5
अब आप लोग कर चुके होंगे 0.6 डिवाइड बाई 21 और यहाँ पे 72.5 ना जी, 62, जल्दी बताओ 62 या 72। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करो, हमारा कैलकुलेशन हमें लग रहा है कि आप लोग कर चुके होंगे 72.5। ओके, अब आप क्या करोगे, 6 3 जा 20, नहीं 6 से नहीं कटेगा, आप इसी सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, रिजल्ट हमारा जो आएगा ये आएगा 3.9 इंटू 10 के पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर होगा। दिस इज द रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। देखो बस हमने डिकोडिंग कर दिया एनसीईआरटी के फॉर्मूले को, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T माइनस T1, बस इसी में वैल्यू को पुट करो, आंसर 2 लाइन में, 1 2 लाइन में, तीसरी लाइन में आंसर है 1 2 लाइन में कैलकुलेशन, तीसरी लाइन में आंसर खत्म 3 लाइन में। यही लिए तो मैं कहता हूँ ये होती है IITian लैंग्वेज। दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ये तो आपको पता है, गिवन दैट हमें दिया है, क्या पूछ रहा है बस इसको रखो, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ आंसर। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं सीखो, लिखो मत, सीखो। जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे अपने डे टू डे लाइफ में ना बेटा, पर डे करोगे ना, 2 घंटे टाइम दीजिए। देखिए अभी एनसीईआरटी क्लियर भाई साहब 41 क्वेश्चन एग्जैक्ट डिट्टो आया हुआ है नीट में 2020 में। मेरे भाई 2021 में इसकी क्या वो है कि आप नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है। हम कह सकते हैं कि 100% तो नहीं, 58% या 90% आप कह ही लो आ सकता है एनसीईआरटी से। नहीं 41 तो 30 तो क्वेश्चन आ जाएंगे, जब आप 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सही कर लिए, क्योंकि नीट जो है वो फिजिक्स की वजह से रुकती है, फिजिक्स उससे रोकता है, सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिलेक्शन तो बायोलॉजी केमिस्ट्री दिलाते हैं, फिजिक्स सिलेक्शन को रोकता है। ना रोके इसके लिए हम काम कर रहे हैं, बस हमें रोके ना, वो बीच में रुकावट ना बने। जैसे आप गाड़ी लेके जाते हो, माल लाद लिए हो, जैसे 4 व्हीलर जो ट्रक वाले होते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दो नहीं रोक लेंगे, और ना रोके इसलिए उन्हें 50 रुपए दे के हम निकल जाते हैं। ये काम करना है, ना रोके फिजिक्स, बस इसीलिए ये हमें फिजिक्स पे काम करना है। और हमें इसको लेके नहीं जाना है कि अच्छा बेटा बैठो तुम पीछे, चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ ना रोके इसके लिए पढ़ना है, इसलिए IITian टाइप टीचर से पढ़ो आप लोग, ये मेरा कहना है। ठीक है, पर्सनली नहीं है, आप मतलब मान सकते हो, ऐसे हम कह नहीं सकते, तो आप लोग पढ़ते रहो। इरेज करें बेटा। तो एक्चुअली क्या है ना, कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ले लो, क्लियर नहीं रहे, पता चला सब उसी में रजिस्टिविटी किसकी निकाल किसका रहे हो। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की रजिस्टिविटी था अल्फा, रेजिस्टेंस की वो रजिस्टिविटी क्या होती है, रो होता है, तो सबका अलग अलग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर 8 ही है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ हीटिंग एलिमेंट यूज अ क्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉ द इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स, थोड़ा यहाँ पे इरेज हो गया है, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। 2 दिया है, इनिशियल और फाइनल करंट दिया गया है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27.5 डिग्री 27 डिग्री पर 27 डिग्री, देन सेल्सियस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी दिया गया है, हमसे पूछ रहा है रेंज। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें क्या क्या दिया गया। हमें V दिया गया है, V हमें दिया गया है कितना बेटा, V हमें दिया गया है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है सर, और हमें दिया गया है इनिशियल करंट दिया गया है, कितना दिया गया है इनिशियल करंट, इनिशियल करंट हमें दिया गया है इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। फाइनल करंट दिया गया है 2.8 ना जी, 2.8, जी हाँ 2.8 एम्पियर। और हमें क्या दिया गया है सर, और हमें दिया गया है
टेम्परेचर दिया गया है T1, कितना दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कोफिशिएंट भी दिया गया है, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट अल्फा इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.70, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 डिग्री पर सेकेंड, -4 डिग्री पर सेल्सियस। ओके, और क्या दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पहले तो पूछ रहा है T2 क्या होगा ना, तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, R1 निकाल लेते हैं और R2 निकाल लेते हैं। तो R1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, R1 इक्वल टू होता है सर V/R I1 ना जी। हाँ, आप लोग ऐसे कह सकते हो सर, क्या कह सकते हो, V प्रोपोर्शनल टू I, देन V इक्वल टू IR, देन R इक्वल टू V/I इक्वल टू R। यहाँ से डेरिवेट हो गया, हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेट, हम आपको डेरिवेशन नहीं दिखाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं आता कहाँ से है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, R1 इक्वल टू V/I1, V इनिशियल करंट, V कितना है 230 डिवाइड बाय इनिशियल करंट हमारा कितना है 3/2, कितना आएगा जल्दी करो, देन R2 230 डिवाइड बाई फाइनल 2.8, जल्दी करो कितना आया आप हमें बताइए। देखिए जब हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं 71.87 ओम आएगा, यहाँ पे 71.87 ओम, यहाँ पे 82 जल्दी बताइए 82.14 ओम, जी हाँ 14 ओम। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखो आप लोग, कैलकुलेशन जब आपका सही रहेगा तब आप कर जाओगे। आपसे क्या पूछा, टेम्परेचर पूछा है, इट मीन्स क्या पूछा है, T2 पूछा है ना बेटा, T2 हमसे पूछा है। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या था, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, आप लोग को अब याद हो गया होगा, R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1, यही था। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे और T2 को निकालोगे ना बेटा, यहाँ पे आप T2 निकाल सकते हो। इट मीन्स T2 को निकालने के लिए R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू रखते हो, R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू है सर 82.14 माइनस 71.87 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 71.87 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू T2 माइनस T1 की वैल्यू 27 डिग्री। अब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से हम इस तरफ लिखते हैं, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग, और यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे T2 की जो वैल्यू आती है हमारी 867 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा आप लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन आप करिएगा, फार्मूला बहुत ईजी है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन नहीं सिखाना है। कैलकुलेशन ऑपरेटिंग तो आप लोग करना जानते हैं, ऑपरेशन अरे मैथमेटिकल वाले बच्चे किडनी निकालने का ही है तो लीवर साथ में निकाल लेते हैं, उनको तो आदत बन गई है एक के साथ एक फ्री लेने की। तो आप लोग का तो कैपेसिटी है कि ऑपरेट बहुत तेज़ी से करते हैं। चलो हम इरेज करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। और जो ऑपरेशन होता है बेटा वो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी कंटेंट या भी किसी भी मैग्नीट्यूड को या वैल्यू को आप क्या करो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट या डिसकनेक्ट करो, वही ऑपरेट होता है। अब किस फॉर्म में कर रहे हो ये डिपेंड करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत अच्छा नंबर क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा ग्राफ टाइप का है। तो हम लोग ग्राफ टाइप के जो क्वेश्चन, इट मीन्स डायग्राम टाइप का है, तो डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम बनाते हैं, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, देन यहाँ पॉइंट, इस तरह से हम बनाते हैं। रेजिस्टेंस को लगाते हैं, रेजिस्टेंस को लगाते हैं, ओके। इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं और इसे हम जोड़ ऐड करते हैं, इट मीन्स कनेक्ट कराते हैं किसके साथ, एक बैटरी के साथ। एक पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर एक सेल, इट मीन्स पोटेंशियल,
ओके, और हम यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होंगे, तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बस। वैल्यू कितना दिया गया है 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम और यहाँ भी 5 ही ओम है, आई होप, हाँ 5 ओम। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से जो करंट आएगा आई, यहाँ करंट आई। ठीक, अब देखिएगा जब एक करंट अंदर जाएगा, जब एक करंट एंट्री करेगा इस सर्किट में, कहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे दिया गया हमें 10 ओम का यहाँ भी है। ठीक, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 10 वोल्ट का दिया गया है। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन कितना प्यारा है। यहाँ से I1 जाएगा और यहाँ से I माइनस I1। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते रहो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। I माइनस I1, अब यहाँ पे I माइनस I1। ठीक, ये यहाँ इस सर्किट में गया, इसमें जब आएगा इसमें भी I1 माइनस I2, यहाँ से दो भाग में बट रहा है, 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे जो करंट होगा I1 माइनस I2। ओके, अब इसमें जो करंट जाएगा ये भी I1 माइनस I2 होगा ना जी, I2 होगा यहाँ पे, तो यहीं से तो इंटरचेंजिंग हुआ है, इसका मतलब सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पे भी I2 करंट आएगा। ठीक, अब इसमें जो करंट आएगा, यहाँ पे जो करंट इसमें तो आ ही रहा है, यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा, इसमें जो करंट आएगा बेटा इसमें भी I माइनस I2, यहाँ से जो करंट जाएगा I माइनस I2। ओके, I2। अब हम क्या करते हैं, KCL लगाते हैं, KCL या हाँ किरचॉफ सर्किट लॉ, KCL लगा करके हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो यूजिंग अ किरचॉफ सर्किट लॉ इज अ फर्स्ट लूप या फर्स्ट स्टेटमेंट आप कर सकते हैं, KCL लगाते हैं। अब हम इसे लूप मेथड से, लूप फॉर्म से करते हैं। लूप कौन सा बनाएंगे, ABDA, इस लूप को बनाएंगे, तो ABDA, इस लूप में हम देखते हैं पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है और उसे हम राइट करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए -10 एम्पियर का, -10, क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो -10 एम्पियर। फिर इसके बाद क्या करेगा, -5। अभी क्या हुआ है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इट मीन्स ड्रॉप कर रहा है, -5 I1 माइनस I2, -5 ब्रैकेट में I1 माइनस I2। देन फिर अब क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, पोटेंशियल रेज करेगा, तो 5 I1 प्लस 5 I1 I माइनस I1 इज इक्वल टू, फिर इस पे आ गया 0। यही है, जी हाँ यही है। आप लोग देखेंगे, अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -10 एम्पियर, -5 का -5 I1, सॉरी यहाँ पे I1, I लिखो ना जी, I1 5 I1 माइनस प्लस 5 I2 और प्लस 5 I1 I माइनस 5 I1 इक्वल टू 0। 10 I1 5 I1 माइनस 20 I1 प्लस 5 I2 और प्लस 5 I इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लोगे, 5 2 जा 5 4 जा, -4 I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ध्यान से सुनना। अब हम आते हैं सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप हम क्या बनाएंगे, सेकेंड लूप जो हमारा बनेगा, देखिएगा आप लोग, KCL का जो ये फर्स्ट लूप हो गया, अब हम सेकेंड लूप को बनाते हैं। सेकेंड लूप जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, BCDB, इसको बनाएंगे।
और इसमें जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, -5i2 का रेज हो रहा है, -5i2 का रेज हो रहा है, और क्या हो रहा है, और +10 का राइज हो रहा है, मतलब रेज कर रहा है, तो +10i-i2 देन अब क्या हो रहा है बेटा, अब इसके बाद फिर 5 का रेज हो रहा है, तो +5 i1 माइनस i2 ठीक, इक्वल टू 0, फिर यहाँ पहुँच गया 0 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, i2 देन 10i2 माइनस 10i2, तो 5 में से 10, अच्छा इसे पहले ओपन कर लो, 5i2 प्लस 10i माइनस 10i2 प्लस 5i1 प्लस 5i1 माइनस 5i2। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो इक्वेशन बनता है, ये बनता है -4i2 प्लस 2i प्लस i1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पे आते हैं, थर्ड लूप पे आते हैं। ये देखो लूप का ही खेल है, इसमें लूप का ही खेल है। आइए थर्ड वाले लूप पे चलते हैं हम लोग, और इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड लूप हम किसका लेंगे, थर्ड जो हमारा लूप होगा, दिख रहा पूरा कैमरे में, ठीक है। लूप हमारा थर्ड वाला क्या होगा बेटा, थर्ड वाला लूप होगा ABCEFA, इस पूरे सर्किट को ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह का, ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह से हमने किया है, ठीक, KCL लगा के। देन यहाँ पे लूप ABCEFA। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इस टर्म को देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैंकी मेरा कहाँ है, बहुत पसीना हो रहा है यार। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, 10i1 का ड्रॉप हुआ है, -10i1, फिर ड्रॉप हो रहा है -5i2 का, फिर 10 का राइज हो रहा है, मतलब 10 ओनली 10 प्लस 10, फिर प्लस 10i का रेज हो रहा है, प्लस 10i इज इक्वल टू ए पे पहुंच गया 0 ना जी, यही है जी हाँ, -10i1 -5i2 देन +10 एंड प्लस 10i1। इस इक्वेशन को जब हम लोग ओपन करके इट मीन सॉल्व करते हैं, i2 और i1 ये हमारा सिमिलर, कहीं i भी होगा क्या, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसमें। इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसमें 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, -5 2 2i1 ना जी। यहाँ पे क्या बचेगा, -5 कॉमन ले लिए हैं, i2 बचेगा। इस 10 को सेपरेट कर दो इक्वल के उस तरफ, तो यहाँ पे प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में 2i इक्वल टू -10। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे थर्ड। इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, थर्ड। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, अब बहुत इजी कैलकुलेशन, कुछ है नहीं, बहुत कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो आराम से। अब हमारा थर्ड लूप जब बनेगा और हम क्या करते हैं, उसमें इक्वेटिंग कराते हैं। किस टाइप का इक्वेटिंग कराते हैं, ये जो इक्वेशन की इक्वेटिंग होती है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें वैल्यू अगर निकालना हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम क्या करें, देखिए कुछ करना चाहिए इसमें, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकंड के साथ माइनस कराएंगे, क्या कोई कैंसिल हो रहा है क्या, i1 देन i और i1, यहाँ पे i2 है ना, 2i है, यहाँ पे i बस है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 हो जाएगा। आइए करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2
2 से मल्टीप्लाई कराते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं -8 क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, -8 या हम क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं इक्वेशन को, -4i1 + i2 और प्लस i = 0। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 8i1 माइनस देन प्लस 2i2 और यहाँ पे प्लस 2i = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5। आप बना सकते हो, मत बनाओ, क्या ज़रूरत है 5 बनाने का, आप इक्वेशन नंबर सेकंड को इसके साथ रख दो। तो क्या रखोगे, -4i2 ना जी, -4i2 है और हमने i2, ठीक है, -4i2, i2 को i2 के साथ रखें, -4i2 और हम i को i के साथ रखेंगे, i तो कटेगा नहीं, फिर इसमें हमें क्या काटना चाहिए, इसमें हमें i1 या i2 को काटना चाहिए। देखो कौन कट रहा है, 8i1, ठीक, 2 हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए, 4 से। क्यों 4 से कराओगे, क्योंकि i2 को हमें कंप्लीट कराना है ना। 4 4 जा 16i1 देन 4 + 4i2 और यहाँ पे +4i1 = 0। अब इसमें आप क्या कराइए, सेकंड इक्वेशन में कुछ मत करिए, 4i2 के साथ 4 रखो, -4i2, i2 के साथ i2 को, i1 को i1 के साथ और यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए i1 और ये क्या हो गया हमारा, -4i2 देन 2i + 2i, ठीक, = 0 ही रहने दो। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देन हम ऐड करा रहे हैं, यहाँ पे माइनस प्लस मत करो, ऐड कर दो, वी गेट, ठीक। अब इसे कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 16 में से 1 जाएगा 15, -15i1 और यहाँ पे हमें क्या बचेगा, +6i = 0। ये इक्वेशन अब 5 बना लो, ठीक। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन 5 को आप देखिएगा, यहाँ पे कोई इक्वेशन जो होगा जो इसके साथ रिलेट कर रहा होगा, या आप इसकी वैल्यू को रखिए किस में हम लोग रखते हैं, हम लोग अगेन इस वैल्यू को रखते हैं और आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, आई होप कि कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। इस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 के साथ इक्वेट कराइए, क्योंकि इसमें 15i1 और देन 6i है, इसमें भी i वाले टर्म है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से i1 की वैल्यू उठाओ, इसमें रखो, पुट करते जाओ, यहाँ से मुझे मिलेगा i1 की वैल्यू मिल जाएगी, i2 की मिल जाएगी, देन i3 की मिल जाएगी। आप लोग कैलकुलेशन इक्वेटिंग करा करके करेंगे तो i1 की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6/16 17 एम्पियर, और जो हमें i2 की वैल्यू मिलेगी बेटा, वो मिलेगा हमें i2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, i2 की वैल्यू हमें मिलेगी इतना, ये हमारा i2 हो गया। i1 की वैल्यू कुछ और आएगी और i3 नहीं है, i है, 3 ही कंपोनेंट है ना, i है, ओके। देन i1 की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, i1 की वैल्यू मिलेगा 20/19 के समथिंग, कितना मिलेगा, 4/17 मिलेगा, बड़ी गर्मी है। देन i की वैल्यू जो हमें मिलेगी, i ये कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 20/17 एम्पियर, 20/17 एम्पियर। यहाँ से हमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में करंट ही बस निकालना था, हमें KCL का यूज आना चाहिए और फिर हम फॉर्मेट को कर सकते हैं। यहाँ से हमें करंट मिल गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 10 भी है, तो आप लोग KCL का यूज करना सीखें, ओके। हम लोग इरेज करते हैं इस टॉपिक को, क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को
आप लोग ए पार्ट में दिया गया है, मीटर ब्रीज दिया गया है, एक मीटर ब्रीज दिया गया है जो कि पेज नंबर 120 पे डायग्राम दिया गया है। उसमें कह रहा है द बैलेंस पॉइंट इन द फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड से ए पॉइंट पे है। दे व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स के डिटरमाइन करिए। वाई की वैल्यू दिया गया है। वाई आर नॉट कनेक्शन, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज मेड अ थिक कॉपर स्प्रिंग। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन और हम लोग कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं कौन सा, 10 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इरेज कर दें बेटा इसे, आप लोग को दिख रहा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लें। ओके जी हाँ, पूरा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लिया करो, जिससे आपको नोट करने में इजी हो जाए और कॉन्सेप्ट को समझने में भी इजी हो जाए। हमेशा आप लोग KCL का यूज करें। अब KVL का भी वोल्टेज वालिंग किया जाता है, KCL का सर्किट में किया जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें दिया गया है पेज नंबर 120 पे, आप लोग डायग्राम को देख सकते हो और डायग्राम को देखने के बाद आप लोग मीटर को सजेस्ट करोगे। हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम हमें दिया गया है, क्या दिया गया, इसी तरह का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसका नाम Y है और एक का नाम X है। ये दोनों A और B पॉइंट पे ऐड हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे के लेंथ को, यहाँ पे L दिया गया है और यहाँ पे 100 माइनस L, यहाँ से हम एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं और उसका जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है L है और ये 100 माइनस L है, ठीक है। यहाँ पे X है ना बेटा, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है जो कि गैल्वानोमीटर D पॉइंट से कनेक्टेड है। अब ये कह रहा है कि अगर हम आपको Y की वैल्यू दे दें, Y हमें दिया हो, Y की रजिस्टिविटी दिया गया है 12.5 ओम का। अब ये कह रहा है कि लेंथ 39.5 ओम का हो और ये L1 हो गया X के लिए, L2 हो गया Y के लिए। जो X और Y का रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का है। अब ये कहना यह चाह रहा है कि अगर हम इसे क्या करें, इसके रेजिस्टिविटी को फाइंड करें, इट मीन्स रेशियो को, तो X रेशियो Y इक्वल टू L बाई देन द रेशियो ऑफ 100, यही है ना जी, जी हाँ, 100 माइनस L, ठीक है, 100 माइनस L, इस तरह की वैल्यू दिया गया है। हम यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को पुट करते हैं, X डिवाइड बाई 12.5 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, L की वैल्यू दिया गया है 39.5 डिवाइड बाई 100 माइनस 39.5, ओके 0.5, और हम लोग यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग x की वैल्यू पा जाते हो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 39.5, देन इसे माइनस करोगे, कितना आएगा बेटा, माइनस करोगे 60.5, कितना 60.5 इंटू मल्टीप्लाई 12.5 से कराओगे, देन x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितना मिलेगी 8.2 ओम, कितना मिलेगा 8.2 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा y पर। अब ये कह रहा है ये इसका a पार्ट है। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में यह कह रहा है क्वेश्चन, बी पार्ट में जो क्वेश्चन का सेंस है कहने का यह है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ, अच्छा ये कह रहा है कि अगर हम इनके लेंथ को इंटरचेंज करें तो क्या X Y की रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ऑफकोर्स चेंज हो जाएगी। जब हम लेंथ को चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है X Y की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और आप लेंथ को चेंज करेंगे तो लेंथ की चेंजिंग क्या हो जाएगी, बी पार्ट में देखिएगा जो लेंथ की चेंजिंग होगी, लेंथ की चेंजिंग हमें इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया है ना जी, बी पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इतना हमारा यल था, ये हमारा यल 100 माइनस यल था, ओके, ये हमारा यल था। तो जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म 60 पॉइंट कितना आया था, 60.5 आया था,
ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये और ये टर्म हमारा इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 39.5, और जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर चार्जिंग की कोई चेंजिंग नहीं होगी। सी पार्ट में कह रहा व्हाट हैपन इफ द गैल्वानोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंजिंग। जब हम गैल्वानोमीटर और सेल को इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज वुड द गैल्वानोमीटर शो द करंट। अरे मेरे भैया, जब आप गैल्वानोमीटर को यहाँ लगाओ, ठीक है, या इनको इंटरचेंज कर दो, इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा हुआ है, आप लोग देखेंगे तो इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगा दिया गया है, इस तरह से सेल लगा दिया गया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया गया है। ठीक है, जब हम इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे कर देंगे तो मीटर में कौन सी चेंजिंग होगी, क्योंकि जब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम की जो उसमें इफेक्ट फ्लुएशन दिखाएगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या, रिमेन्स चेंज, करंट चेंज नहीं होगा। ये हमारा सी पार्ट होगा। तो आज हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या सीखे हैं, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर रजिस्टिविटी सीखे हैं और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रजिस्टिविटी के बारे में सीखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट के बारे में हमने आज जाना और इसके सारे न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशनल क्वेश्चन को भी ऐड करते हुए आगे की अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे और आप लोग फैकल्टी के साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो भी क्लासेस चल रही हैं और रेगुलर रहेंगी क्लासेस में। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आप लोग समझ ही सकते हो कि किसी कारणवश मतलब एक होता नहीं है इम्पोर्टेंट या इमरजेंसी आ जाने के कारण केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है, लेकिन बायोलॉजी में डॉक्टर शुभम अवस्थी आपके साथ हैं और दिन रात हैं। आप लोग बस कमेंट करिए, जितने क्वेश्चन हो डॉक्टर शुभम अवस्थी का मतलब आप लोग समझ सकते हो, सीखो इसी से जो हो उस पोजीशन पे ना। तो हम चाहते हैं आप लोग उनसे कमेंट करके पूछें क्वेश्चन, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगे। और हमारे शिवम पांडे सर भी अब रेगुलरली अपना क्लास भी लेंगे और आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें और एनसीईआरटी को कतई न छोड़ें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। ओके बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। ओके।